Hello everyone. So today we'll analyze the recent accident which has occurred in the state of Uttarakhand, and we'll see the this topic as part of your paper 1 geography, also as part of your paper 3 in the environment and climate change part. तो आज हम इसी इशू को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ कंटिन्यूअस अभी अच्छे अच्छे 3-4 आर्टिकल्स आ गए हैं इसके ऊपर। तो आज हम उन्हीं सब आर्टिकल्स को एक साथ देखेंगे। तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में क्या हुआ था, ग्लेशियल बस्ट हुआ था। कि ग्लेशियल बस्ट की वजह से उस समय मतलब 7 लोग ऐसे रिपोर्टेड थे कि मर गए हैं, और काफ़ी लोग 125 लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो मिसिंग है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा था, ऋषि गंगा एंड धौली गंगा। तो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। आप इसको एक बार ज्योग्राफी के मैप पे देख लीजिएगा, ये दोनों रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है ये इस आर्टिकल में क्या है, इसमें बात किया है ग्लेशियल बस्ट का। तो हम उसी को देखेंगे कि ग्लेशियल बस्ट आखिर क्या है। तो ये जो ग्लेशियल बस्ट हुआ था, तो द ग्लेशियल बस्ट ऑन नंदा देवी ट्रिगर्ड एन एवलांच एंड कॉज्ड फ्लैश फ्लड। तो ग्लेशियल बस्ट की वजह से एवलांच हुआ और वहाँ पे फ्लैश फ्लड आ गया, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में पानी एक साथ बह गया, जिसकी वजह से पूरा फ्लड हो गया। तो इसमें वही है अभी जो सेंटर्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। सो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी जो है इज हेडेड बाय राजीव गौबा। तो वो लोग अभी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को अभी भी स्टडी कर रहे हैं, और फर्दर जो भी इस पे अपडेट होगा वो सब्सिक्वेंटली न्यूज़ में ये कवर अप हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा इस आर्टिकल के बारे में वही लिखा है कि ऋषि गंगा जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कुछ 13 मेगावाट का, और 540 मेगावाट एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ऑन धौलीगंगा वाज मच लार्जर। और इस पे ये एनटीपीसी का काम चल रहा था, 520 मेगावाट का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इन दोनों पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट हुआ है इस एक्सीडेंट के बाद। और अभी वहीं पे रेस्क्यू का काम चालू था, तो उससे रिलेटेड कुछ-कुछ बातें लिखी हुई हैं। आईटीबीपी के फोर्सेस आ गए हैं, इंडियन आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहा है। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि ये आपके पेपर 1 ज्योग्राफी का भी आएगा, का भी पार्ट है, और पेपर 3 क्लाइमेट चेंज में भी, दोनों में ये इशू कवर होगा। तो ये ग्लेशियल बर्स्ट क्या है इसको हम समझेंगे। तो व्हाट इज ग्लेशियल बर्स्ट? So, a glacial lake outburst flood is a type of outburst flood that occurs when the dam containing the glacial lake fails. तो डैम में जो एक डैम में जो ग्लेशियल लेक रहता है वो जब फेल कर जाता है, तो यहाँ से जितना पानी है वो उसके बाहर आ जाता है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के रूप में उसको कहते हैं कि एक साथ बहुत पानी आ जाना। तो ग्लेशियर्स क्या है? तो ग्लेशियर्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ आइस मूविंग स्लोली। तो व्हेन ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर जब लार्ज बॉडी ऑफ आइस है, ये चलता रहता है ग्लेशियर हल्का हल्का बहुत धीरे धीरे, तो ये चलता रहता है तो पीछे अपने इट लीव्स बिहाइंड अ लार्ज इंप्रेशन इन द ग्राउंड फिलिंग इट विथ वाटर एंड लेक इज फाउंड। तो ये थोड़ा थोड़ा जो जगह इस पे रह जाती है उस पर तुरंत पानी यहाँ पे भर आता है, और उस पानी को ये जो ग्लेशियर है वो रोक के रखता है। दिस इज नोन एज मोरेन विच कैन बी इम्पाउंडेड बाय प्रिकेरियस पाइल ऑफ डेब्रिस एंड बरीड आइस। तो ये जो साइड में अब हम इस पे स्टडी करेंगे कि मोरेन क्या है, तो उसमें थोड़ा सा हम इसका जो ये ग्लेशियर है और ये कैसे फॉर्म होता है इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाएंगे। तो काफ़ी साल पहले अराउंड 1500 1500 एडी के आसपास टू 2000 एडी, उस टाइम पे आइस एज था। इट वाज एन आइस एज, लिटिल आइस एज, एक्सक्यूज मी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स वेयर फॉर्म्ड। तो ये आइस एज था तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स फॉर्म हुए, इस टाइम पे काफ़ी ठंड थी, और जो एग्जिस्टिंग ग्लेशियर्स थे वो भी काफ़ी बड़े हुए। तो ग्लेशियर क्या करती है, ग्लेशियर मेक दी वैली यू से फ्रॉम भी से। तो जैसे ये वैली है, इस बीच यहाँ ये वैली के यहाँ से नदी बहती है, तो ये जो ग्लेशियर है उस समय काफ़ी ठंड था, तो जो ग्लेशियर है जब ग्लेशियर मूव करती है तो साइड में ये जो वैली के साइड है इसको इरोड करती जाती है। तो ये जो इरोजन होता है साइड में, तो इस वजह से ये जो वैली वी शेप में थी
वो उसका शेप थोड़ा थोड़ा ऐसा यू शेप सा बन जाता है, क्योंकि ये इरोजन करके साथ में अपने जो ग्लेशियर मूव कर रही है, तो साइड के जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको अपने साथ ले जाती है, तो इट मेक्स द वैली यू शेप फ्रॉम वी शेप, इरोजन की वजह से। तो ऐसी अगर ये ग्लेशियर है, ये धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड से ये चलते रहती है, तो इसको जो बोलते हैं आगे का जो ये पोर्शन है, ये है स्नाउट ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का स्नाउट ये कहलाता है। तो क्या होता है, जो ग्लेशियर जो मूव करती है, मूविंग ग्लेशियर्स क्या करेगी, वो डिपॉजिट करेगी ऑन इट साइड्स एंड फ्रंट में, एंड दीज डिपोजिशनल फीचर्स आर कॉल्ड मोरेन। तो ये जो ग्लेशियर ये चलती रहती है, तो ये अपने साथ साइड में चीज़ों को डिपॉजिट करेगी यहाँ पे, और फ्रंट में भी ये करेगी। तो ये जो डिपोजिशनल फीचर है, ये साइड में और ये सामने जो करती है, इसी को हम लोग कहते हैं मोरेन्स। तो इसमें भी दो टाइप के मोरेन्स हैं। दिस इज लैटरल मोरेन, और ये जो आपका यहाँ पे जो डिपोजिशनल फीचर है, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल मोरेन। तो टर्मिनल मोरेन, तो क्या होता है कि अ, आपका ये जो बीच में जो ये पानी है, इसको ये जो ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर है, ये इसको रोक के रखती है। और कई बार जब पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाता है, तो ये जो साइड की जो सरफेस है, ये ब्रेक कर जाती है और ये सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं ग्लेशियल बस्ट। ग्लेशियर बस्ट कर गया, और तो और सारा वहाँ से पानी निकल गया, जो भी वहाँ पे मेल्ट वाटर था, बीच में मेल्ट वाटर होगी, साइड में पूरे ग्लेशियर्स होंगे। तो जब ग्लेशियर उस पानी को रोक नहीं पाता है, तो जो पानी बाहर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो मेल्ट वाटर बाहर आता है, उसी को कहते हैं ग्लेशियल आउटबर्स्ट। क्योंकि ये जो वाटर है आपका, ये ग्लेशियर है, बीच में जो मेल्ट वाटर है, ये हमेशा मोरेन्स के ऊपर प्रेशर डालता रहता है। ये वाटर का अपना एक प्रेशर रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और इन सब की वजह से ये जो मेल्ट वाटर है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा साइड्स वॉल पे। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो साइड वॉल हैं ग्लेशियर्स के, ये इसको विथहेल्ड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ से सारा पानी बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियल बर्स्ट। तो यही है ग्लेशियल बर्स्ट। तो यही हुआ था यहाँ पे, जिस वजह से इतने सारे लोग अभी काफ़ी लोग मिसिंग हैं और काफ़ी लोग भी मारे गए हैं। इसी में एक आर्टिकल में एक टर्म था पैराग्लेशियल। तो पैराग्लेशियल क्या है? इट मीन्स अनस्टेबल कंडीशन caused by significant relaxation time in the process and geomorphic pattern following glacial climate। तो पहले जो था ग्लेशिएशन का पीरियड चला, ग्लेशिएशन, फिर डीग्लेशिएशन हुआ। तो ये जो ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन ये चलता रहता था, तो इसी बीच के पीरियड को हम लोग कहते हैं पैराग्लेशियल। तो ये जब ग्लेशिएशन से वापस डीग्लेशिएशन हुआ, तो वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स थे, जो क्ले का कंपोजिशन था, वो सब सारा चेंज होता है, उसमें टाइम लगता है धीरे धीरे। तो इन दोनों के बीच में ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन के बीच का जो पीरियड है, उसको हम लोग कहते हैं पैराग्लेशियल। तो इसी पे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया उत्तराखंड में। अब क्या हुआ, ये जो जो भी बड़े बड़े डैम बन रहे थे वहाँ पे, तो एनटीपीसी जो बड़ी एक डैम बना रही थी, उसको भी ये पूरा जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ, तो इतने अमाउंट में पानी आया कि उसको पूरा वॉश करके ले गया, वो पूरे डैम को बर्बाद कर दिया। तो डैम अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी, और वैसे भी उत्तराखंड में काफ़ी सारे डैम्स हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन अभी मार्क जो है वो डैम के एग्जिस्टेंस पे आ गया। तो देयर इज अ स्पॉटलाइट ऑन डैम आफ्टर दिस डिजास्टर, चमोली डिजास्टर। तो अब डैम के ऊपर सारा स्पॉटलाइट आ गया है कि क्या डैम जो हैं वो सस्टेनेबल हैं, डैम हमें बनाने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े डैम्स हमें बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा डैम है, और हम लोग अभी बढ़ावा भी दे रहे हैं डैम्स को एज अ पार्ट ऑफ आवर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था। तो इंडिया में अभी जो भी डैम्स हैं 25 मेगावाट से नीचे वाले जितने जो भी डैम्स हैं, वो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ये सारे स्मॉल हाइड्रो। तो
इसको हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट करते थे, लेकिन अभी जो है इसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि जो 25 से ऊपर भी हैं, जो बड़े डैम्स हैं, उसको भी हम लोगों ने रिन्यूएबल में डाल दिया, क्योंकि हमारा टारगेट है 175 गीगावाट एनर्जी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हमें इतना गीगावाट एनर्जी हमें चाहिए। तो हमने अभी क्या किया है, जो बड़े बड़े डैम थे उसको भी रिन्यूएबल कैटेगरी में डाल दिया है थ्रू अमेंडमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है व्हाई डिड इट हैपन, तो ये जो घटना हुई ये क्यों हुई। तो यहाँ पे जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट था उसकी वजह से लैंडस्लाइड एवलांच आया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5600 मीटर अकर्ड इन अ ग्लेशियर इन दी ऋषि गंगा कैचमेंट। तो ऋषि गंगा कैचमेंट में ये लैंडस्लाइड हुआ और वो पूरा पानी एक साथ आ गया। सो द डिजास्टर दैट स्ट्रक चमोली हैज टर्न द स्पॉटलाइट, वही जैसे हमने कही कि ये चमोली पे जो घटना हुई इसके बाद सारा स्पॉटलाइट अभी डैम्स के एग्जिस्टेंस पे आ गया है कि क्या डैम्स वाकई सस्टेनेबल हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो ये जो एक्सीडेंट है ये हमारे लिए कंसर्न क्यों है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एज पार्ट ऑफ लेसर हिमालय the populated terrain, a region bounded by earth fault, it remains active in terms of deep movement of rock assemblies। तो हिमालयाज के बारे में अगर हम देखेंगे तो हिमालयाज को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये आपका जो ये वाला है ये है आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय और इसको आप और मिड हिमालय भी बोलते हैं। और ये जो लो है फुट हिल्स पे ये है शिवालिक। तो ये पूरा हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और दी मिड हिमालय, और ये जो फुट हिल्स है माउंटेन का तो ये है शिवालिक। तो ये जो घटना हुई है ये आपके लेसर हिमालय में हुई है, मिड हिमालय। तो इंडिया में जो हिमाचल उत्तराखंड इसमें जो है काफ़ी पोर्शन ये मिड हिमालय में ही आते हैं। तो अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय वहाँ पे पॉपुलेटेड टेरेन रीजन बाउंडेड बाय अर्थफॉल। हाँ, तो ये जो लेसर हिमालय है यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा अर्थ अर्थ फॉल्ट है, बिलो द अर्थ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट हैं। तो फॉल्ट की वजह से हमेशा यहाँ पे एक टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहता है, जिस वजह से ये जो रीजन है ये काफ़ी प्रोन है किसी भी डिजास्टर के लिए, क्योंकि अर्थक्वेक आपका कभी भी आ सकता है। तो इसी को इसने यहाँ आगे एक्सप्लेन किया है। ये एक आर्टिकल आपका साइंस में छपा था, उसमें भी इसमें बोला गया था कि एज दी northward moving peninsular India presses on the lesser Himalayan rock assemblage are compressed and are pushed under huge pile of greater Himalaya। तो ये आपका जो इंडियन पेनिनसुला है और ये आपका हिमालयन रीजन है। तो आपको पता है कि ये जो प्लेट है ये ऐसे मूव करती है। तो इंडियन पेनिनसुलर की ये जो पूरा लैंड मास है ये इंडियन पेनिनसुलर है। तो ये जो प्लेट है ये ऐसे एग्जर्ट दिस प्लेट एग्जर्ट प्रेशर ऑन दिस हिमालयन सिस्टम। तो ये जो यहाँ पे इस पे प्रेशर लगाती है, तो हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा अब साइड व्यू से। तो ये आपका हिमालय है, ये है इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो प्रेशर लगाती है इसके ऊपर हिमालय के ऊपर, तो ये जो इंडियन पेनिनसुला की प्लेट है वो थोड़ा थोड़ा सबसाइड करती है नीचे की तरफ। तो इस वजह से ये टेक्टोनिक मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे ये बताया है कि लेसर हिमालय जो है वो काफ़ी प्रोन है यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए, इसलिए ये जो रीजन है ये काफ़ी फॉल्ट भी है यहाँ पे, तो काफ़ी अनस्टेबल है, अर्थक्वेक यहाँ आता रहता है। और उत्तराखंड में यू नो दैट 2013 में भी ऐसा ही ऐसी ही घटना हुई थी और उसके पहले भी कई बार हो चुकी है। सेम ये कह रहा है कि नेपाल में भी जो पंचेश्वर डैम है वहाँ पे भी वो भी रीजन वल्नरेबल है। तो यहाँ पे इन्होंने आगे हम इस पे जो ये सॉल्यूशन का पार्ट है इस पे हम आगे आएंगे। तो इस आर्टिकल में और आगे ये लिखा है
Rocks have been weakened by natural processes across time and are vulnerable to intense rainfall as well as human interference in the form of house building, road construction. तो जो रॉक्स है, जो हिमालयन रॉक्स है, वो धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही हैं, नेचुरल प्रोसेस से भी, क्योंकि इरोजन हो रहा है, काफ़ी प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, तो नेचुरली भी वीक हो रहा है। फर्दर हम उस रॉक को जो स्टेबल वहाँ का जो लैंडफॉर्म है, उसको हम लोग कैसे छेड़ रहे हैं? ह्यूमन इंटरवेंशन से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सड़कें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं रहने के लिए। टूरिस्ट लोग आ रहे हैं वहाँ पे विज़िट के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो इन्हीं माउंटेन्स के बीच में से हम सड़कें बना रहे हैं, वहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं। डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है काफ़ी बड़े-बड़े स्केल पे। तो इन सब से जो वहाँ का नेचुरल लैंडफ़ॉर्म है, उसके साथ ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, की वजह से उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। तो यही आगे ये किया है कि शुड उत्तराखंड वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्या उत्तराखंड के लोगों को चिंतित रहना चाहिए ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है? और इससे क्या हो रहा है, जो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये जो मेल्ट वाटर है, इसका जो बर्स्ट हो रहा है, जो ग्लेशियल बर्स्ट, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मेल्ट वाटर है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो पिघल के ये सब सारे, जब आइस पिघलेगी तो वाटर बनेगी। तो ये जो सिस्टम है फ्रॉम आइस टू वाटर, ये बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इससे ये ग्लेशियल बर्स्ट टाइप के जो फेनोमेनन है, इसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो यही यहाँ पे एक बोला गया है। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है, तो आईपीसीसी इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी जो रिपोर्ट है, ये भी कहती है कि फाउंड आउट दैट हिमालयन रेंजेस देयर कुड बी वेरिएशंस इन ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी, बट फ्लड, एवलांच एंड लैंडस्लाइड वेर ऑल फोरकास्ट टू इंक्रीज। तो ये भी कह रही है कि फ्लड, एवलांच और लैंडस्लाइड, ये सारे फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये सारे बढ़ेंगी नियर फ्यूचर में, और दे वर ट्रिगर्ड बाय हेवी रेनफॉल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 2013 में क्या हुआ था, काफ़ी हेवी रेनफॉल हो गया था, एक ही जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था। तो जब एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो नेचुरली वहाँ बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा, और वो पानी फिर से आपको जो एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट टाइप से फिर से हो सकता है, मोरेन्स को वो ब्रीच करके आगे जा सकती है। तो सेम घटनाएं 2013 जो केदारनाथ का कैटेस्ट्रॉफ हुआ था, उस टाइम पे भी वही हुआ था। दीज वर ट्रिगर्ड बाय हेवी रेनफॉल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कम समय में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, और उसके वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो गया था। और अभी क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर हैव बीन एबरेशंस इन द इंडियन समर मानसून कॉज्ड बाय चेंज इन लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। तो इससे भी काफ़ी डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो मानसून का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके वजह से भी, और वहाँ पे आइस पिघल रही है, तो इससे भी काफ़ी ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इट इज एग्रीवेटेड बाय द इरोजन ऑफ माउंटेन स्लोप एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ ग्लेशियल लेक इन द अपर एलिवेशन। तो जो माउंटेन के स्लोप हैं, उसमें भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ रही है। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि ये जो वी फॉर्म है, ये वी से यू में चेंज हो रहा है। तो इसका भी फिनोमिनन ये भी इंक्रीज हो रहा है, और उससे इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट पॉइंट्स आउट द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स इन द हाई माउंटेन्स हैज प्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस ऑफ एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू डिक्लाइनिंग इन टूरिज्म एंड लोकल एग्रीकल्चर। तो अब इससे क्या होगा, कोई डिजास्टर हो जाएगा तो उससे नेचुरली जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ है, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो टूरिज्म, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल जो एग्रीकल्चर है, ये सब पे सब कुछ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आर एक्सपेंसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ द इन्वेस्टमेंट टुडे? तो क्या हम इतना पैसा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड और बाकी पहाड़ी राज्यों में, तो क्या ये वर्थ है आज के डेट में? तो इसमें है, द मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्स द सोर्स ऑफ पावर एज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो आपको पता है कि कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट अगर लगता है, तो काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव है, काफ़ी पैसे लगते हैं उसको पूरा लगाने के लिए, बट विदाउट रिकरिंग कॉस्ट, रिन्यूएबल एंड चीपर कंपेयर टू कोल एंड गैस प्लांट। पर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी हाई है, पर एक बार अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, तो जो ये जो है, इसके मेंटेनेंस और उसमें काफ़ी कम चार्जेस लगती हैं। तो इस वजह से जो है ये चीपर हो जाती है एज कम्पेयर टू कोल एंड गैस प्लांट्स।
तो फिर इसमें आगे है, दिस इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्रिएटिंग अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ हाइड्रो पावर विद इन नॉन सोलर रिन्यूएबल। तो जैसा हमने पहले बात की कि अभी जो चेंजेस गवर्नमेंट ने की, तो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी रिन्यूएबल कैटेगरी में अभी डाल दिया गया है। तो फिर यहाँ पे प्रोफेसर वैद्य हैं, उन्होंने एक सॉल्यूशन की बात की है। उन्होंने कहा है कि वी कैन हु एडवोकेटेड फॉर स्मॉल लो इम्पैक्ट डैम्स ऑफ लेस देन 5 मेगावाट एज एन अल्टरनेटिव। इन्होंने बोला कि हम जो इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, ये बड़े बड़े डैम से काफ़ी डिजास्टर हो रहा है, तो क्यों ना हम छोटे छोटे डैम बनाएं। छोटे छोटे अगर कोई अगर रिवर मूव करे तो छोटे छोटे वहाँ पे डैम हम बना सकते हैं। और वो जो छोटे छोटे डैम होंगे, उनकी जो क्षमता होगी वो 5 मेगावाट से भी कम होगी। तो और अभी जो है हम लोग काफ़ी बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 25 मेगावाट से भी ज़्यादा बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने बोला है कि छोटे-छोटे और अलोंग द रिवर, तो इन्होंने रिवर काली, दरना, गोरी, वेस्टर्न धौली, अलकनंदा, इन सारे रिवर्स पे इन्होंने बोला है कि हम छोटे-छोटे डैम्स बनाएँ, जिससे जो वहाँ का जो लोकल इकोलॉजी है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। तो जो लोकल इकोलॉजी है, तो लोकल इकोलॉजी भी बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मिलेगी और ऐसे डिजास्टर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, तो ये भी एक रिलेटेड आर्टिकल था, डायरेक्टली उससे नहीं है, पर ये कह रहा है कि वाटर स्कैरसिटी इज लाइकली इन हिमालयन कैचमेंट इफ वार्मिंग कंटिन्यू। सो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसका कहना है कि वहाँ पे जो हिमालयन कैचमेंट एरिया है उसमें वाटर की स्कैरसिटी हो सकती है। तो इन्होंने बोला है सोर्स ऑफ वाटर फॉर ये जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अबाउट 1 बिलियन पीपल हु लिव इन द बेसिन्स ऑफ इंदस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये सारे जो रिवर्स हैं, इंदस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, इनका सबका हिमालयन ओरिजिन है, इन सब का हिमालयन ओरिजिन है। तो इससे इंदस रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान, गैंजेस इंडिया में, ब्रह्मपुत्र फिर उधर चाइना से असम होते हुए फिर ये नॉर्थ ईस्ट में उधर से इंडिया में बहती है। तो इस पे काफ़ी लगभग 1 बिलियन लोग इस पे डिपेंडेंट है। बट विद द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर दीज स्नो पैक्स एंड ग्लेशियर्स विच आर हाईली सेंसिटिव आर अफेक्टेड। पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो है स्नो पैक हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वाटर स्कैरसिटी भी हो सकती है। तो फर्दर इट सेज दैट द हिमालयन रिवर्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अलग अलग कंपोनेंट से हिमालयन रिवर इफेक्ट होते हैं, जैसे रेनफॉल, रन ऑफ है, कितना रेनफॉल से जो पानी आ रहा है वो कितना है, स्नो मेल्ट कर रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। एंड नोट्स दैट इफ ड्रायर एंड वार्मर सिनेरियोज कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। तो ड्रायर एंड वार्मर सिनेरियो अगर कंटिन्यू होती है तो ये सब चीज़ों पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगी 2030 टू 2050 तक। तो इन्होंने क्या किया, एक टीम थी आईआईटी मुंबई की, इन्होंने कुछ स्टडी किया, स्टडी करके इन्होंने एक नया मॉडल दिया है। तो ये मॉडल बेसिकली क्या है, तो वी डेवलप्ड अ न्यू ग्लेशियर मेल्ट मॉडल एंड इंटीग्रेटेड इट टू द करेंटली यूज लैंड सरफेस मॉडल। तो अभी जो भी रिवर की स्टडी हम लोग करते हैं इंडिया में, जो प्रैक्टिस है वो एक लैंड सरफेस मॉडल है, जिसमें बस लैंड सरफेस, द करेंटली यूज लैंड सरफेस मॉडल जो अभी के एग्जिस्टिंग है, इट इज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ग्लेशियर मेल्ट। तो जो लैंड सरफेस मॉडल मतलब जो लैंड पे जो भी रिवर्स बह रही है, हम लोग बस उसी का स्टडी करते हैं, कितना पानी है, क्या है, और उस आधार पे फिर आगे की काम होती है। पर ये जो इन्होंने नया मॉडल दिया है, ग्लेशियर मेल्ट मॉडल, इसमें इन्होंने ग्लेशियर्स यहाँ पे जैसे है कि ग्लेशियर्स मेल्ट इंक्रीज अबाउट 15 to 70% इन द वार्मर इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट वॉल्यूम। सो ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है, तो इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है लैंड मॉडल, उसको आप लोग इंटीग्रेट करें ग्लेशियर मेल्ट मॉडल के साथ, ताकि आपको आवर मॉडल हेल्प्स मेक द करंट वन कंप्लीट एंड टर्न्स इनटू अ मोर एडवांस एंड बेटर वन। उससे क्या होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बन जाएगा कि लैंड मॉडल तो आपके पास ऑलरेडी है ही, तो जो ग्लेशियर से जो भी वाटर मेल्ट हो रहा है आप उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपको पता चलेगी कि क्या, कि कितना पानी उसमें से आ रहा है और क्या हम लोग वाटर
को कंजर्व और प्रिजर्व के लिए, और आगे हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तो यही है इस आर्टिकल में, एज़ सच कुछ वैसा है नहीं बहुत ज़्यादा, और इसमें आगे वही बोला गया है कि द टीम नोट्स दैट प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। तो वाटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हमें चाहिए। चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन सिस्टम, इंडियन समर मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर सिचुएशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन द हिमालयन कैचमेंट। तो चेंजिंग पैटर्न हो रहा है, जो हमारे जो इंडियन समर मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सबका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से ये पूरा एक साइकिल ही पूरा एक इम्पैक्ट हो गया है उस कारण से। तो उन सब की वजह से जो भी लोग हैं उस पे, जो वाटर पे डिपेंडेंट है हिमालयन रिवर पे, तो वो उन सब पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इस पे हम लोग कुछ और जैसे ऐड कर सकते हैं, जो ये डिज़ास्टर अभी हुआ, तो ये डिज़ास्टर के लिए जैसे यहाँ पे जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन की इन्होंने बात करी है, जो हम आपको बता रहे थे कि लोग घर बना रहे हैं, सड़कें बन रही है, हॉस्पिटैलिटी के लिए जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके लिए होटल्स खुल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। तो इन सब पे टाइम टू टाइम मतलब एक कर्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि केदारनाथ में जो 2013 में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि इतने ही लोग वहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट के ऊपर, और फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है उसको मतलब चेक किया जाए, जो रिवर्स बहती हैं उससे इल्लीगल सैंड माइनिंग भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं वहाँ पे। तो एक साथ अगर हम इन चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखेंगे, तब हम समझ पाएँगे कि कैसे ये जो डिज़ास्टर हो रहा है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में ऑलरेडी एक बार पूछा गया था। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कैसे आप इनको वे फॉरवर्ड में, जैसे इन्होंने बोला है कि हम छोटे-छोटे डैम्स बनाएँगे जो 5 मेगावाट से भी कम है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कम है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को फ़ॉलो करना, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उनको बंद कराना, और जो टूरिस्ट है, नंबर ऑफ टूरिस्ट जो विज़िट कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक रेगुलेटेड वे में, ऐसा नहीं कि मतलब एक साथ ही सब लोग आ गए वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा आएँगे लोग तो फिर डिमांड वैसे बढ़ेगी और ज़्यादा-ज़्यादा वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी, अभी क्या हो रहा है कि हम सीमेंटेड मटेरियल या कोई बाहर से ले जाके मटेरियल लेकर के वहाँ पे हम घर और बाकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम लोकल मटेरियल यूज़ करें, तो वहाँ पे जो मटेरियल वहीं लोकली अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, और वहीं के लोगों को और ये जो केदारनाथ में जो डिज़ास्टर आया था, तो उसमें जो भी जो कंक्रीट स्ट्रक्चर थे, तो या उसके पहले भी जो अभी सॉरी, जो अर्थक्वेक आया था उत्तराखंड में, तो जितने कंक्रीट स्ट्रक्चर थे वो काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर पे काफ़ी बुरा असर पड़ा था। पर जो नेचुरल वहीं के जो स्टोन्स और लोकल अवेलेबल मटेरियल से जिन्होंने अपना घर बनाया था, वो उतने इम्पैक्ट नहीं हुए थे। तो लोकल इकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को आगे लेके जाना है और प्रिज़र्व करना है, और एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए फ्रॉम द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, बोथ जी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तभी हम जा कर के इन सब चीज़ों को, और जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनको भी थोड़ा आवाज़ उठाना पड़ेगा। और ये जो घटना हुई है, तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर थिंक करेगी कि आगे हम क्या करना चाहिए, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार फिर से जो भी आर्टिकल आएगी अब उसको एक बार पढ़ें और थोड़ा और अच्छे से एनालाइज़ करें। एक बार आप समझ जाएँगे तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी। तो यही था ये पूरा आर्टिकल, जो अभी ये जो इश्यू हुआ था, इसमें 3-4 आर्टिकल, मतलब 3-4 दिनों से काफ़ी आर्टिकल्स आई थी, तो जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी जो भी आर्टिकल आएगी आप उसको पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू।